हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। एंड हमने लास्ट क्लास में बात करी थी फाइंड करना ईएमएफ ऑफ सेल। किसी भी सेल के लिए ईएमएफ को फाइंड करना कि कोई भी सेल गिवन है हमारे पास में तो उसका ईएमएफ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट हमने वो ईएमएफ फाइंड किया था ऑन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। कब के लिए फाइंड करा था हमने? स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। लेकिन अगर हमारे पास में स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस वाली जो वैल्यूज होती है वो तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट कई बार हमारे पास में ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तब हम किस तरीके से किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड करेंगे? तो उसके लिए नर्स्ड इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन को हम कब यूज में लेते हैं? एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो देखिए नर्स्ड इक्वेशन है क्या। तो अगर हम किसी भी इक्वेशन के नर्स्ड इक्वेशन लिखते हैं इलेक्ट्रोड के लिए, किसके लिए लिखते हैं? इलेक्ट्रोड के लिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैसे फाइंड करते हैं? मान लीजिए ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल के लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ई नॉट। ई नॉट पे क्या आएगा? सॉरी, ये तो हमने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हम लिखेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF लॉगन। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? देखिए हमको पता है ना, हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो मेटल +1 से किस में जाएगी? प्लस से किस में जाएगी? M में। तो हमेशा यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी M की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर M मेटल की कंसंट्रेशन अपॉन M आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमने लिखा है एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी मेटल के लिए। दूसरी मेटल हमने ले ली जिसका क्या हो रहा है, चलिए मेटल हम ले लेते हैं दूसरी M1 ले लेते हैं इसको, और इसको हम ले लेते हैं M2। ठीक है, इसके लिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नर्स्ड इक्वेशन लिखेंगे तो वो कैसे हो जाएगी? M2 एंड M2 माइनस, ये स्टैंडर्ड कंडीशन वाला हो गया, RT अपॉन NF log N। यहाँ पे आ जाएगा M2 एंड यहाँ आ जाएगी M2 N प्लस। ओके, ये हमने नर्स्ड इक्वेशन लिखी है फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए दो इलेक्ट्रोड्स के लिए, एक तो मेटल M1 के लिए और एक मेटल M2 के लिए। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 11th क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले चैप्टर में जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो मैंने एक बात बताई थी कि जब भी मेटल सॉलिड में हो, है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं? यूनिटी। इट मींस कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में क्या होती है? 1। तो यहाँ से M1 1 हो जाएगा और M2 भी 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? इन दोनों की जगह 1 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब भी हम किसी भी मेटल की कंसंट्रेशन लेते हैं तो वो यूनिटी लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? देखिए मान लीजिए ये किसका काम कर रहा है? ये किसका काम कर रहा है? कैथोड का। और ये किसका काम कर रहा है? एनोड का। जब हम सेल बना रहे हैं, ये तो मैंने दो रिएक्शन लिखी है किसके लिए? इलेक्ट्रोड्स के लिए। नर्स्ड इक्वेशन है ना, किसके लिए लिखी है? इलेक्ट्रोड्स के लिए। लेकिन अब हम नर्स्ड इक्वेशन लिखने जा रहे हैं एक सेल के लिए। किसके लिए? एक सेल के लिए। ओके, तो यहाँ देखिए मान लीजिए ये तो कैथोड का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है? एनोड का काम कर रहा है। चलिए मैं आपको जनरल एग्जांपल ही ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। आपको पता है कॉपर और जिंक का जब भी हम बनाते हैं, है ना, जब भी हम कॉपर और जिंक का सेल बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, तो
जिंक क्या होता है, ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या होता है, रिड्यूस। तो देखिए यहाँ पर मैं जिंक तो ले लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि जिंक का क्या बनेगा, एनोड, और कॉपर का क्या बनेगा, कैथोड। ओके, इससे आपको थोड़ा इजी वे में समझ आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नॉन इक्वेशन लिखी है मैंने। अब हम ईएमएफ निकाल रहे हैं सेल का। क्या निकाल रहे हैं, ई सेल। ई सेल क्या होता है, ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो ई सेल क्या होता है, हम दोनों कैथोड में से एनोड को माइनस कर दें। तो कैथोड में से हम एनोड को माइनस करेंगे तो इसमें से ये रिएक्शन हमें माइनस करनी है। इट मींस ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस, इसमें से हमें माइनस करना है ये। ओके, तो जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहां से इसको माइनस करता हुआ शो करना है अपन को, ठीक है, माइनस RT अपॉन NF log n 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस, ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है ये, तो ये कैसा हो जाएगा, E नॉट Zn 2 प्लस Zn, ओके, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर RT अपॉन NF, RT अपॉन NF log n 1 अपॉन Zn 2 प्लस, ये अपने पास में हमने इसमें से ये माइनस कर दिया। अब देखिए क्या होगा, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं ये, ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू, यहां पर मैं इसको इसके पास ले आती हूँ, है ना, इसको मैं इसके पास ले आती हूँ, तो क्या आ जाएगा देखिए, ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर, फिर ठीक है, तो माइनस ई नॉट जिंक 2 प्लस Zn, ओके, ठीक है, फिर यहां से ये आ जाएगा, देखो इन NF कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं मैं, RT अपॉन NF, तो माइनस का RT अपॉन NF में कॉमन ले लेती हूँ। जैसे मैं इसको कॉमन लूंगी तो यहाँ तो क्या बच जाएगा, प्लस में log n 1 अपॉन Cu 2 प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस में क्या बच जाएगा, ये 1 अपॉन सॉरी log n 1 अपॉन Zn 2 प्लस, ओके, ये आ गया अपने पास में, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। अब देखिए अपन को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां से इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल लिख सकते हैं क्या, तो अपने पास क्या आ गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, क्यों, क्योंकि देखिए ये कैथोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस एनोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हम इसको ई नॉट सेल लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का ईएमएफ माइनस RT अपॉन NF एज इट इज रहेगा। अब देखिए log में एक वैल्यू तो पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है ना, तो log n में पॉजिटिव वैल्यू तो ऊपर रहती है और नेगेटिव वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, अपॉन में लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि ये होता है log n a माइनस log n b, तो हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, log n a बाई b, है ना, log n a माइनस log n b इक्वल टू होता है log n a बाई b, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, log n a क्या आ जाएगा, 1 अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है, अपॉन b क्या आ गया, 1 अपॉन Zn 2 प्लस, ये आ गया अपने पास में अपॉन में। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस NF अपॉन सॉरी RT अपॉन NF, यहां से Zn प्लस 2 पर आ जाएगा, तो log n Zn 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये हमारे पास में किसी भी सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अब इस नॉन्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है अपन को, क्या करना है, सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, टी क्या है, टेम्परेचर 290
298 केल्विन रख लेंगे हम, एंड F क्या है, फेराडेज कांस्टेंट, ठीक है, फेराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी हम पुट कर देंगे। ये क्या है, तीनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो हम इसको पुट कर देंगे। तो देखिए 8.314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96500 फेराडेज कांस्टेंट। अब log n, log n को log में कन्वर्ट करते हैं तो 303 log से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2.303 log। तो मैं log n को log में कन्वर्ट कर रही तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर वही आ जाएगा log, और log के बाद क्या लिखेंगे हम, एज इट इज लिख देंगे Zn 2 प्लस अपॉन Cu 2 प्लस। ओके, जब हम इनको सोल्व करते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज को सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में जो नॉस्ट इक्वेशन हो जाती है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, 0.059 अपॉन n log। अब देखिए मैं इसको जनरल वे में लिख देती हूँ। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये कौन सा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, क्या है ये, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और नीचे क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन, नीचे क्या लिख सकते हैं हम, रिड्यूस्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास में जनरल इक्वेशन आ जाती है नॉस्ट इक्वेशन, जिसमें हमने यहाँ से गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, फेराडेज कांस्टेंट एंड log n को log में कन्वर्ट करके जो वैल्यूज पुट करी उनको सोल्व करा, तो इजियर हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज और, यहाँ n क्या है, यहाँ n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एक्सचेंज ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन। जब जिंक और कॉपर के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है ना। तो देखिए जिंक और कॉपर की रिएक्शन होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूं तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूस्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम नॉस्ट इक्वेशन को यूज में लेकर न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ई सेल जो है ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। एक चीज और जो मैंने यहाँ पे डिराइव किया है नॉस्ट इक्वेशन, ये हमारे इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बट हमें नॉस्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो न्यूमेरिकल है इसी पर बेस्ड है। ओके, थैंक यू।